नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा विषय के अंतर्गत शिक्षा में निजीकरण के बारे में जानेंगे। शिक्षा में निजीकरण क्या है, सबसे पहले इस शब्द पर हम चर्चा करेंगे और ये निजीकरण की हमको आवश्यकता क्यों है इसके बारे में जानेंगे। निजीकरण, निजी यानी कि जिसका स्वयं का स्वामित्व होता है वो निजी। तो निजीकरण से आशय है कि जब सरकारी कार्य को किसी निजी व्यक्ति के पास हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वो निजीकरण के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में या आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि निजीकरण काफी हद तक बढ़ गया है और हर क्षेत्र में निजीकरण होता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों में निजी स्वामित्व का प्रभुत्व बढ़ रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, वगैरह वगैरह जो भी फील्ड है वहां पर निजी क्षेत्र या निजी व्यक्ति के स्वामित्व बढ़ रहे हैं। आइए हम इस निजीकरण को जानते हैं। निजीकरण को अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जिसको 1960 में पीटर एफ डुकर नामक व्यक्ति ने इसका शब्द का प्रयोग किया। तो 1960 में पीटर एफ डुकर नाम ने प्राइवेटाइजेशन का पहली बार प्रयोग किया, जिसका अर्थ है हिंदी में निजीकरण। ये जो निजीकरण है, इस निजीकरण की हमको क्यों आवश्यकता है इसके बारे में हम आज की कक्षा में जानेंगे कि निजीकरण की हमारी जरूरत क्यों है, क्यों नीड है इसकी। सबसे पहला, भारत में निजी क्षेत्र समृद्ध है। अगर भारत जैसे विशालकाय देश जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर अगर बात करें तो भारत जैसे देश में जो निजी क्षेत्र है वो इतने समृद्ध है, इतने परिपक्व है कि वो किसी भी कार्य को सुचारू और सही रूप से संचालित कर सकते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि समय समय पर नई नई कंपनियां आती है, नए नए काम आते हैं, नए नए क्षेत्र में प्रगति होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। अगला है आधारभूत सेवाओं का सही संचालन। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब निजी क्षेत्रों के साथ में इसी सत्ता आ जाती है, कार्य आ जाता है, तो जो आधारभूत जो सेवा है, जैसे कि मान लो हमारी बिजली है, हमारी शिक्षा है, या जो हमारी आधारभूत सेवा है उसका संचालन सही से हो रहा है। अगर विद्यालय की बात करोगे तो विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय सहायक सामग्री होती है, सुविधाएं होती है, वो सब सही और आसानी रूप से उपलब्ध होता है। प्लस शिक्षकों की भी कमी भी विद्यालय में नहीं पाई जाती निजी विद्यालयों में। अगला है सरकार के कार्य को सुचारू रूप से करना। जब निजी व्यक्ति के हाथ में स्वामित्व आता है, जो सरकारी कार्य उस सरकारी कार्य को सही से और सुचारू रूप से करता है। सरकार के पास बहुत से कार्य होते हैं और हर कार्य के अपने विभाग होते हैं, लेकिन जब निजी व्यक्ति के हाथ में देती है सरकार, उस पे अवलोकन करके उस कार्य को जो निजी व्यक्ति अच्छे रूप से संचालित करता है। जैसे कि शिक्षा में जो निजी विद्यालय होते, संस्थाएं होती है, वो सरकारी निर्देशों के अनुसार अपना कार्य सही से और सुचारू रूप से संचालित करते हैं। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार। शिक्षा की बात करें तो निजीकरण से जो शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार है वो गुणात्मक सुधार सामने आ रहा है। बेहतर ढंग से सही तरीके से जो शिक्षा के उद्देश्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अगला है निजी संस्था अच्छे ढंग से कार्य करती है। निजी संस्थाओं का जो उद्देश्य है वो कार्य करने के साथ साथ अपना एक व्यवसाय भी होता है और पैसे कमाना भी होता है। तो जब ये निजी संस्था किसी कार्य को अपने हाथ में लेती है तो उस कार्य को बेहतर ढंग से और सही तरीके से संचालित करती ताकि उनको प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो और जिस उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य शुरू किया है वो उद्देश्य उनका पूर्ण हो सके। इसलिए कह सकते हैं कि निजी संस्था इस कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करती। अगला है विकसित राष्ट्र। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे जो विकसित राष्ट्र में किसी भी शिक्षा संस्था खोलने में सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जो विकसित राष्ट्र होते हैं, जैसे यहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस है, ऐसे बहुत से विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर अगर सरकारी संस्थाएं खोलनी है तो वहां की सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी स्वेच्छा से सरकारी संस्थाएं खोल देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षा में निजीकरण बढ़ रहा है क्योंकि उसके लिए किसी तरह की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो जो व्यक्ति इस कार्य को करना चाहता है, निजी संस्थाएं खोलना चाहता है, वो आसानी से निजी संस्थाएं खोल लेता है। अगला है सरकारी संस्थाओं में सुविधाओं का अभाव। देखा जाता है कि सरकारी संस्थाएं होती है
उन संस्थाओं में जो सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं का अभाव होता है, वो सुविधाएं सही रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में देखा जाता है कि जो निजी संस्थाएं अपना कार्य हाथ में लेती है तो वो कार्य आसानी से और सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। तो यह है निजीकरण। और निजीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने जाना कि भारत में निजी क्षेत्र समृद्ध है, आधारभूत सेवा को सही संचालन होता है, सरकार के कार्य को सुचारू रूप से किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होता है, निजी संस्था अच्छे ढंग से कार्य करती है, विकसित राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे जो भी विकसित राष्ट्र है उसमें शिक्षा संस्था खोलने में कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, और सरकारी संस्थाओं में सुविधाओं का अभाव होता है तो निजी संस्थाएं सही से कार्य करती है। तो यह इसकी आवश्यकता। अब निजीकरण की प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस को हम समझते हैं कि कार्य को सरकार निजी व्यक्ति को प्रदान कर देती है। कार्य को सरकार निजी व्यक्ति को प्रदान कर देती है। हम इसको कुछ इस तरह से समझेंगे, जो सरकारी कार्य होते, जो उत्पादन होते, जो उद्योग होते, जब सरकार के हाथ से निजी व्यक्ति, कार्य उद्यमी या व्यापारी या जो भी है उसको सौंप दिया जाता है तो वह निजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो निजीकरण का शाब्दिक अर्थ यही है कि कार्यों का हस्तांतरण सरकार से निजी व्यक्तियों के हाथ में, तो ये कहलाता है निजीकरण। और आज के समय में, आज आधुनिक समय में निजीकरण काफी व्यापक हो चुका है और हर क्षेत्र में सरकारी कार्य धीरे धीरे निजी व्यक्तियों के हाथ में आ रहे हैं और निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। अब इस निजीकरण के गुण और फायदे और हानियों की अगर हम बात करेंगे तो इसके गुण और फायदे और हानि का अपना एक अलग महत्व है। जहां इसके फायदे हैं, कार्य में संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, संचालन सही से हो रहा है, गुणवत्ता बढ़ रही है, सब कुछ, तो वही देखेंगे नुकसान भी काफी हद तक हो रहा है। जहां सरकारी सुविधाएं किसी कार्य करने वाले को मिलती थी, वो निजी व्यक्ति के हाथ से उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इन सब होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि जहां प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और उत्थान हो रहा है, वहां कहीं ना कहीं निजीकरण के माध्यम से फायदा मिल रहा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षा की आधारभूत जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सरकारी कार्य को आसानी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निजी व्यक्ति जब इसको संचालित करता है तो उसको बेहतर ढंग से संपादित करता है। हम देखते हैं जहां शिक्षा का अभाव होता है, जिस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, शिक्षण संस्था का अभाव होता है, अगर वहां कोई निजी व्यक्ति अपनी शिक्षण संस्था खोलता है तो वहां के क्षेत्र को काफी फायदा मिलता है। इस तरह से हम निजीकरण के महत्व को समझ सकते हैं और इसका कितना अपना उपयोग है। तो आज की कक्षा में हमने निजीकरण क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, आगे आने वाली कक्षाओं में निजीकरण को हम और अच्छे से आगे से समझेंगे। थैंक यू। आपका गृह कार्य है निजीकरण को बताते हुए इसकी आवश्यकता को बताइए। आज की कक्षा में हमने निजीकरण का अर्थ समझा और इसकी आवश्यकता क्यों है इसके बारे में बताना है।